नमस्कार, मैं संकेत अवटे। यह वीडियो बड़ा होने वाला है। एज़ यूजुअल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में आप देख सकते हो, बट बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज के इस सेशन के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बात हुई कल सेबी की चीफ की तरफ से, जो चीज़ें डिस्कस हुई थी, वो इंटरनल चीज़ें चल रही थी। सेबी क्या करने वाला है, किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने वाला है, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टैक्स में कोई राहत मिली? बिल्कुल नहीं मिली। बोला ये जा रहा था कि जब इन्होंने टैक्स हाइक किए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम 10% टू 12.5%, विच इज इम्पैक्टेड टू एफआईएस, बिकॉज एफआईएस इन्वेस्ट करते इंडिया के अंदर बट पैसा आता है बाहर से, राइट? तो बाहर से पैसा इंडिया में जब भी इन्वेस्टेड होता है या इन्वेस्ट होता है, तब इंडिया में और बाकी कंट्रीज में जो भी उनकी करेंसीज है वहां पे डिफरेंस आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंडिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्रॉम द यूएस, यूएस से जब आप इन्वेस्ट करोगे आपका डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है। फॉर एन एग्जांपल एक साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, एक साल में डॉलर एप्रिशिएट हुआ 5% के साथ, राइट? तो इसका मतलब सिंपल है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तब डॉलर था 100 रुपए पे, वहां से आपने क्या किया, 100 रुपए से इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर। अब इंडिया में इन्वेस्ट रुपी में कन्वर्ट करने के बाद ही आप कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इन्वेस्टमेंट होने के बाद सपोज आपने रिटर्न गेन किए 10%, 12% मोर देन यूएस, जो हम इजीली गेन करते हैं। तो यहां पे होता यह है कि डॉलर सपोज 100 का 105 हुआ, तो 5 रुपए ऑलरेडी उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो भी उसने लास्ट ईयर दिए थे उससे। सो यहाँ पे 5% गायब हो गए, फिर 6% बच गए, फिर उसमें से भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी उनको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर पहले तो टैक्स देना ही पड़ता है, बाद में ये 6 रुपए माइनस हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे उनके हाथ में बहुत कम पैसा बचेगा। ऐसे एक थॉट प्रोसेस बन रही थी। बट सेबी चीफ ने क्लियरली बोल दिया है कि एफआईएस का अगर हम 5 साल का पुराना डेटा देखें तो उन्होंने एवरेज 11% का गेन कमा लिया है। एवरेज 11%, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है उनके लिए, जहां पे उनको 2, 3, 4% में बल्ले बल्ले होता है, यहाँ पे उनको 11% का गेन दिखाई दे रहा है। बट मोस्ट ऑफ द एफआईए जो बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़े स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनके गेन बहुत बड़े हैं। कुछ रिसर्च है मेरे पास, बट यहाँ पे वो नंबर आपके सामने रखना कोई मजे की बात है ही नहीं, आप सुन के छोड़ ही देने वाले हो। सो बेटर वे कि उसमें हम घुसेंगे नहीं। बट इंडिया इज एक्चुअली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, राइट? तो यहाँ पे जब ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, इनकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। मीनवाइल मैं आपके कमेंट्स भी खोल के रखने वाला हूँ, बिकॉज वो सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे आंसर भी करने हैं। सो यहाँ पे ना मेजरली सेबी का मानना यह है कि हम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ना हम सरकार को फोर्स करेंगे कि भाई साहब आप टैक्स में कोई राहत दो या चेंजेस करो। ये हुई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी गलत काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी कार्रवाई की जाएंगी और उनको अंदर डालने की कोशिश सेबी के तौर से हो सकती है। उसके साथ साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, कुछ चेंजेस की बातें हो रही है और पॉजिटिव वे में मार्केट को लेके जाने की सेबी चीफ की बात हो रही है। उस तरीके की बात हो रही है। रीजन बिहाइंड दैट, सेबी चीफ के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे जब माधवीपुरी बुच ये देख रही थी, तब हिंडलबर्ग ने आरोप किए, उनके रिलेशन किन किन बिजनेसमैन के साथ थे, कैसे थे, उनकी कुछ कंपनियां थी वहां पे कुछ घपले हो रहे थे, ऐसे आरोप थे उनके ऊपर। वो बिल्कुल भी प्रूव नहीं हो पाए, अभी भी कुछ केसेस कोर्ट में चल रही है। लेट इट भी, जो भी होता है होने तो, आगे जाके समझ में आ जाएगा। बट थोड़ा नाम अगर बदनाम होता है ना, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होता है। तो वहां पे थोड़ा सा हुआ था, डेंट आ गया था सेबी के नाम पर। अब वो थोड़ी रिकवरी होने की संभावना मुझे भी लग रही है और कोशिश जारी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, या आप बोल सकते हो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब वो 1 साल की फी चार्ज करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट, सेबी का नया सर्कुलर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो एडवाइजरी के थ्रू। सेबी उसके साथ साथ जो एक बड़ी बात सेबी की चल रही थी कि रिटेल इन्वेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि तुम एक एग्जाम दो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये प्लान बिल्कुल भी ड्रॉप आउट कर दिया उन्होंने, कोई सेंस नहीं बन रहा है। मैंने भी बोला था कि ये सेंसिबल मुद्दा है ही नहीं कि आप एग्जाम लेने के लिए बोलो, किसी की एग्जाम लो, फिर उसको जज करो, तो भाई पास हो गया तुम अब एफएनओ ट्रेड कर सकते हो, कोई सेंस नहीं बनता। आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत थी। जो भी प्रैक्टिकल चेंजेस होने चाहिए थे धीरे धीरे सेबी की ओर से होते हुए नजर आ रहे थे। अब क्लियरली बोल देता हूं, हमने बहुत बारी सेबी को क्रिटिसाइज किया है, बट इस बार जो मीटिंग हुई, ये जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए, जब से चेयर चेंज हो चुकी है,
कुछ बढ़िया फ्रूटफुल डिसीजन हमें नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सेबी एंड पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हो चुकी है। बात करेंगे जीडीपी की, बट कुछ कमेंट्स मैं आपके लेना चाहता हूं जहां पे आप पूछ रहे थे कि कुछ सवाल थे आपके। मिस्टर मनप्रीत बोल रहे हैं कि सर आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस फॉर लास्ट 1 ईयर एंड यू हैव created truly amazing content. Your videos have been incredibly helpful and because of you I have started saving money, invested in stock market, mutual fund and even I have health insurance and लाइफ कवर। ओके, बढ़िया। उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन है वीडियो थोड़े बड़े होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर आप लेना शुरू कर दो। यही कमेंट्स देख के हमने ये शुरुआत करी है ऑलरेडी। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, सो दैट आपके सारे क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करने वाला हूं। उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट वीडियो पे बिल्कुल भी फोकस मत करना, डोंट focus on comments who are asking for shorter videos. Your long videos provide in-depth knowledge and are extremely valuable to us. I personally listen your videos during evening walk after dinner and I have been a great learning experience. प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आप मेरी वीडियो किस वक्त देखते हो, आपका टाइमिंग क्या है हमारे वीडियोस देखने का। बहुत सारे लोग जब भी मुझे मिलते हैं ना तो बोलते हैं कि सर हम एडिक्ट हो चुके हैं, जब तक हम आपका वीडियो नहीं देखते, आपको सुनते नहीं है, तब तक मज़ा नहीं आता। वो जो टाइम स्लॉट हमने आपके लिए दिया है आफ्टर लंच, कोई बोलता है कि मॉर्निंग वॉक की करते करते हम ये सुनते हैं, कोई बोलता है कि हम जब ट्रैवल करते हैं, मैं जॉब को जाता हूँ या वापस आता हूँ या आती हूँ, तब मैं ये सारी चीज़ें सुनती हूँ। सो दैट एक जो टाइम होता है, वैसे ही हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बैठना ही है, सो कुछ वैल्यूएबल हम सुनेंगे। अगर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो सुनते सुनते जा रहा हूँ, वैल्यू भी मिल रही है, उसके साथ साथ मेरा एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत जी, डेफिनेटली हम कमेंट्स हर वीडियो के अंदर कवर करने की अब कोशिश करेंगे। धीरे धीरे फॉर्मेट को हम और बेटर बनाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। सर आपको क्या लग रहा है आपकी जीडीपी की ग्रोथ के बारे में? सॉरी, एक्चुअली जीडीपी की ग्रोथ मेरी नहीं होती है, इंडिया की होती है। सो आप प्लीज ये करेक्ट कर लेना। दीपक जी ये पूछ रहे, दीपक सालून के नाम है इनका। प्लीज एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत ग्रेटेस्ट ग्रोथ मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़िया हो चुकी है। रीजन बिहाइंड दैट कि 2015 में हम 2.15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थे, अब हम बन चुके हैं 4.3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। 4.3 ट्रिलियन डॉलर 10 साल में ये जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 105% की ग्रोथ है। अब इसको अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ भी अगर हम देखें ना तो भी 77% की इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ है, बट नॉर्मल ग्रोथ कितनी है अपनी रेगुलर? 105%। उसी को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ। चाइना की इकोनॉमी मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रिलियन 19 ट्रिलियन के आसपास होगी। उनकी जो ग्रोथ है वो है 74%। अगर आप यूएस की ग्रोथ देखो तो यूएस की ग्रोथ ऑलमोस्ट मतलब वो 30 ट्रिलियन के आसपास है, 28% के आसपास की उनकी ग्रोथ है। सो मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इंडिया को माना जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दिया है उनका मानना यह है कि इंडिया जल्द से जल्द जापान को क्रॉस कर देगा इस ईयर के अंदर, और मतलब बढ़िया तरीके से क्रॉस करेगा, जो कि इतनी आसानी से जापान फिर वापस एंट्री नहीं कर पाएगा या हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और जर्मनी को हम 2027 तक क्रॉस कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इशू ये है कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ है ना, ये जो ग्रोथ आगे जाके इतनी ज्यादा सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने बोला है कि इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री ऑन 2047। आपको क्या लग रहा है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सच में हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगली कमेंट है मोनिका जी की। उन्होंने बोला है कि सर इंडिया में हम रह रहे, हम मिडिल क्लास है बट हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, स्टॉक बढ़ रहे हैं, कंपनी बढ़ रही है, देश भी बढ़ रहा है, बट मिडिल क्लास लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है। देखो सिंपल है, मेरा एक सवाल है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो पॉज इधर ही आपको करना है जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप मिडिल क्लास हो? यस और नो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, पॉज करना, और उसके बाद मैं 2 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में फिर जाके देख लेना आपने जो कमेंट किया था वो सही है या गलत है। आप फिर से एक कमेंट करोगे 2 मिनट के बाद और बोलोगे मुझे कि आपने जो जवाब दिया था वो सही था या गलत था। और ये सारे जो मैं चीजें बोलता हूँ, कमेंट करना, बातें करना, डिस्कस करना, ये होना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। देखो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा कि आप मिडिल क्लास हो। मिडिल क्लास आज के दिन किसे बोला जाता है आपको पता है? सिंपल है, 50,000 रुपीज आपका इनकम होना चाहिए।
समझ रहे हो आप? मतलब सिंपल, एक इंसान अगर 50,000 कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास माना जाएगा, उसे थोड़ा ज्यादा कमा रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मिडिल क्लास पर्सन। बट अगर आपकी इनकम बिलो 50,000 है, then you will be not considered as a middle class, you will be in the category of lower middle class। इसका मतलब समझ लेना, अगर आपके घर में 3 लोग हैं और आप बोलोगे भाई साहब मेरी सैलरी तो 60,000 है, नहीं, 60 डिवाइडेड बाय 3 होगा, विच मीन्स योर एवरेज इनकम विल बी कंसिडर्ड एज 20,000 रुपीज। सो दैट अगर 3 लोग हैं तो आपका मंथली इनकम 1.5 लाख होना चाहिए, देन एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज मिडिल क्लास। इसका मतलब सिंपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से यहां तक की जर्नी हमने भी तय करी है। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये टैग इजीली चेंज हो सकता है, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि अपना माइंड सेट, प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, कि अपनी लाइफस्टाइल बेटर होती जा रही है, अपने खर्चे तो बढ़ रहे हैं ना। आप पहले जैसे रहते थे आज रहते हो? बिल्कुल नहीं। आप 5 साल 10 साल पहले किस क्वालिटी के कपड़े पहनते थे, प्लीज जाके देख लेना। अरे सबका छोड़ दो, मेरा भी देख लेना, मेरे एकदम पुराने वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चलेगा कैमरा क्वालिटी कैसी थी, हमारे कपड़े कैसे थे, हमारा रहन सहन कैसा था। इंप्रूव होता है, दर साल हम बढ़ते जाते हैं, हर साल हम धीरे 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 अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। देन अपने एक्सपेंस बढ़ रहे, अपने खर्चे तो बढ़ रहे, बट अपनी सैलरी उस वे में नहीं बढ़ रही है। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। डू यू नो कि अपने यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस 15% से बढ़ते हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि आज के दिन अगर कोई ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख है तो अगले साल वह होगा 1,15,000। इसका मतलब सिंपल है कि आपकी ग्रोथ 15% से नहीं होती, बट वहां पे ग्रोथ हो रही है। सो इन्फ्लेशन, उसके साथ साथ आप जो लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो उससे हो ये रहा है कि आपका सेविंग कम हो रहा है। दैट्स वाई आपका जो इनकम है वो कम हो जाता है। अब सिंपल है, इनकम में सारी चीजें पकड़ी जाती है। मतलब आप जॉब कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके माता जो भी जॉब कर रही है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है, आपकी खेती है, छोटी मोटी अमाउंट हर साल आती है, विच विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करी है, उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में एफडीज करी है आपने, उस पर जो भी पैसा मिलने वाला है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। सो टोटल इनकम आपका कितना आ रहा है, वो इनकम अगर एक बेंचमार्क को क्रॉस करके ऊपर नहीं बढ़ रहा है, आपको लग रहा है सिर्फ कि मैं पहले 20,000 कमाता था, आज के दिन 25,000 कमा रहा हूं, बिल्कुल सही है, बट आपके एक्सपेंसेस पहले 10,000 थे, आज के दिन 20,000 हो चुके हैं। मतलब एक्सपेंसेस डबल हुए बट आपका इनकम डबल नहीं हुआ, वहां पे आप फंस जाते हो। और इसके लिए मेजर प्रॉब्लम, मैंने एक सौरभ जी का रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है बताया आपको, स्टैग्नेंट अर्निंग है, आपके अर्निंग्स नहीं बढ़ रहे। सबसे मेजर इशू यहां पे यही नजर आ रहा है। मोनिका जी प्लीज एक बार आपकी हिस्ट्री देख लेना, आपको पता चलेगा कि 2-3 सालों के पहले आपके एक्सपेंसेस क्या थे, आज के दिन क्या हो चुके हैं। एक बार पेपर पे आपके एक्सपेंसेस लिख देना और 6 महीने के बाद आप देख लेना कि उस मंथ का एक्सपेंस क्या था और 6 महीने में ही कितनी बड़ी ग्रोथ हुई, बट आपका इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ऑटोमेशन ड्रिवन ग्रोथ जॉब्स, यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी तो वो है कि जो भी जॉब्स है ना वो ऑटोमेटेड जॉब्स है। अब एआई आ चुका है, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल आ चुके हैं, जॉब्स कम हो रहे हैं, लोअर लेवल के, लोअर श्रेणी के काम बहुत सारे कम हो रहे हैं, वहां पे दिक्कतें आ रही है। सो दैट वहां पे ग्रोथ नहीं है, तो इसीलिए लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, आप बोलोगे भाई साहब जीडीपी तो ग्रो हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इकोनॉमिक स्लोडाउन कहाँ पे है? इस कैटेगरी में जो भी लोग फॉल हो रहे हैं ना, उनके लिए इकोनॉमिक स्लोडाउन है। रीजन बिहाइंड दैट कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी इकोनॉमी हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही है, वहां पे मेजर इशू नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। राइट, आप बोलोगे कि भाई साहब हम तो टैक्स भरते ही नहीं है, हम उस ब्रैकेट में आते ही नहीं, ठीक है ना, बट आप आज उस ब्रैकेट में नहीं आते हो, कल के दिन आओगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें ग्रोथ हो रही है, अपना टैक्सेस बढ़ा रहे हैं लोग। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप 0 रुपीज कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाना तो खाओगे, कुछ सामान परचेस तो करोगे, उसके ऊपर 18% जीएसटी आप ही आपके जेब से दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हो, इसका मतलब सिंपल है कि उसके ऊपर 18%, 1,800 रुपए, राउंड फिगर बोल दो, 2,000 एक्स्ट्रा आपके जाने वाले हैं। अगर 2,000 एक्स्ट्रा आप जेब से दे रहे हो, इसका मतलब सिंपल है कि वो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, आपने क्लियरली टैक्स दे दिया। अब इसको मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूं, बट ये चीजें बढ़ेंगी, हमें उस अनुसार
अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी। इजी लोन जो अवेलेबिलिटी हो रही है ना आज के दिन, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी लोन अवेलेबल होगा आपको उतना ज़्यादा वो परेशान करेगा। चीज़ क्या है समझने की कोशिश करो। सिंपल क्लिक किया, मोबाइल के बटन दबा दिए, 5 लाख क्रेडिट हो गए। भाई साहब दैट इज कॉल्ड इजी लोन अवेलेबिलिटी। आज के दिन एक सर्वे किया गया है, आप प्लीज जाके एक बार देख लेना, कि सबसे ज़्यादा इंडियन मिडिल क्लास लोगों के पास एटीएम तो है बट क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो, अगर टोटल वॉल्यूम निकालो क्रेडिट कार्ड का, तो उनमें से मेजर क्रेडिट कार्ड्स जो है ऑलमोस्ट थोड़े से छोड़ दिए तो सारे क्रेडिट कार्ड्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों के पास है। इसका मतलब सिंपल है कि उनको ट्रैप करने के लिए, उनको फंसाने के लिए, लोन में लटकाने के लिए उनको क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लाइफस्टाइल ग्रो हो रही है, इसका मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब इजी पैसा अवेलेबल हो चुका है, जेब में तो पैसा नहीं है बट मुझे ये चीज खरीदनी है, बढ़िया आईफोन चाहिए, बढ़िया लैपटॉप, कंप्यूटर, कपड़े, बढ़िया टूर करनी है, फॉरेन में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कार चाहिए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, हर एक चीज चाहिए। बट वो कैसे चाहिए? ईएमआई के ऊपर। ईएमआई कहां से आएगा? लोन से आएगा। अब लोन का ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है, फिर क्या करेंगे भाई साहब? क्रेडिट कार्ड तो है अपने पास, छोटी मोटी चीजें हम क्रेडिट कार्ड से परचेस करेंगे, घर का सामान, और जो बचेगा पैसा उससे हम हफ्ता दे देंगे, उससे हम ईएमआई दे देंगे। ये सारी चीजें बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। मैं मैक्सिमम लोगों को बोलता हूं, जब मैंने भी शुरुआत करी थी मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, बट आज के दिन मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं। बिल्कुल भी मुझे क्रेडिट कार्ड से कोई भी फायदा नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ मैं ये फायदा लेता हूँ, वो फायदा उठाता हूँ। भाई साहब इतना आसान नहीं है। एक दो ईएमआई इधर उधर हो जाएंगे, क्रेडिट स्कोर की वाट लगेगी, उसके साथ साथ आप फंस भी जाओगे। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस। इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड को देखने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च नंतर बघू अनालिसिस किती भारी। ओके, सुनील अहिरे या लहिरे जी ऐसा कुछ है रे जी उनका नाम है। प्लीज यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि एट द रेट आपका इधर उधर के एक दो डॉट्स दिखते हैं, बीच में नाम आता है, कुछ अलग ही वर्ड्स आते हैं। सो पहले जैसा यूट्यूब पे ना कमेंट जब करते हो नाम नहीं दिखता है, सो ये थोड़ा पहचानना में मुश्किल होता है। सॉरी फॉर दैट। कमेंट इन्होंने ये किया है कि 29 मार्च के बाद देखते हैं। नीचे एक कमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि एक बार बताना आपका असली व्यू मार्केट के बारे में क्या है। आपको क्या लग रहा है मार्केट सच में गिरेगा या बढ़ेगा? क्योंकि आप जैसे मार्केट मूव करेंगे वैसे वीडियोस बनाते हो। बिल्कुल सही है। सिंपल लॉजिक याद रखना, मैंने क्लियरली मार्केट का व्यू मैंने बता दिया है जनवरी में ही। 6 महीना मार्केट आपको तरसाएगा, 7-8 महीने अपने पहले के खराब जाने वाले हैं, उसके बाद में मार्केट में धीमी ग्रोथ आएगी। आप ये नहीं सोच सकते कि सीधा मार्केट ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई तोड़ के इसी महीने के अंदर ऊपर जाएगा। पहली बात क्लियर है। इसका मतलब सिंपल है कि ये 6 महीना हमें टेंशन वाले देखने मिल सकते हैं, उसमें से 3 महीने ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर दिए हैं, बचे हैं और 3 महीने, वहां पे प्रेशर देखेगा। 2 व्यूज हो सकते हैं इंसान के, एक तो शॉर्ट टर्म व्यू, एक तो लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर है भाई साहब, मार्केट दबा के भागने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है ऐसे मुझे लगता है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। प्लीज कंसिडर दिस एज इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे मैं बोलना ये चाहता हूँ कि लॉन्गर रन में मार्केट में बढ़िया रैली आएगी। जब आप 1 महीने के टाइम फ्रेम में देखते हो, साल के टाइम फ्रेम में देखते हो, सो दैट आपको पता चलता है कि थोड़ा स्ट्रगल मार्केट अभी कर रहा है, अब वो करेगा भी। अब ये स्ट्रगलिंग पीरियड कुछ दिन का और कुछ वीक्स का बिल्कुल भी नहीं है, कुछ महीनों का है। सो यहाँ पे टाइम जाएगा, मार्केट बिताएगा और वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो बड़े टाइम फ्रेम में होता यह है कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। बट इन बिटवीन मार्केट कभी भी ऐसे कर्व नहीं करता है काम, ऐसे होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर धीरे 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 ऊपर नीचे करते हुए ऊपर। बट इन बिटवीन अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो ये जो मैं कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे करते 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 जो ग्रोथ हो रही है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म व्यू। तो इन शॉर्ट टर्म व्यूज में देखो, मैंने क्लियरली आपको बोल रखा है कि मैं बेसिकली ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूं। मेजरली मेरा काम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता है। सो अगर 1 घंटे में मैं बैठ जाऊं तो इतनी सारी कैंडल्स दिखेगी मुझे भाई साहब कि आपका दिमाग खराब हो जाए। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता ही होगा। तो कुछ सेकंड में व्यूज चेंज हो सकते हैं कि मैं अभी तुरंत बोलूंगा भाई मार्केट ऊपर जाएगा, 5 मिनट के बाद बोलूंगा भाई साहब गिर रहा है।
ट्रेडिंग का एक वीडियो मैंने शूट किया है कल, आपको अपने चैनल पे दिख जाएगा, कल ही दिखने वाला है वो, शायद एडिटर साहब हमारे एडिट वगैरह कर रहे होंगे उनको, क्योंकि बड़ा हो गया है। मुझे वो बोल रहे थे कि हम उसको कट करेंगे क्योंकि आपकी डिमांड आ रही थी, सर ट्रेडिंग क्या बंदी कर दे आपने, कुछ ट्रेडिंग का नॉलेज ही नहीं दे रहे हो। एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है कि पुराने तरीके से ट्रेडिंग करना कैसे आपको डुबा सकता है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। हर बार नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो अभी मार्केट में अच्छी मूव आ रही है तो उसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़िया ही बोलना पड़ेगा। अब इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे क्या हो रहा है। मेरा व्यू आपको समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अब स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ महीने, उसके बाद में हमें ग्रोथ दिख सकती है, बिकॉज रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, ये सारी चीजें हमें देखनी शुरू हो जाएंगी। अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, 2 तारीख की धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दे रखी है, उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि नीचे कमेंट मुझे दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। चलो ठीक है, ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। सर आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, आईटी में क्यों गिरावट आ रही है, बताता हूँ सर उसके बाद में। बट फिलहाल अब जो हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म में, तो एक डाउनफॉल हमें नजर आ सकता है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, या छोटा कंसोलिडेशन भी हमें नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट में जो होगा ना वो 2 तारीख तक होगा। उसके साथ साथ अब ना मार्केट में अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रखी है। एक तो मार्च है, मार्च एंडिंग मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। असली साल हमारा कब खत्म होता है, इस महीने में होता है। हम ऑफिस में अब 2-2, 3-3 बजे तक रात के यहीं पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें मार्च एंडिंग तक सारे काम निपटाने हैं और सब लोग उसी में लगे रहते हैं। आपका मार्च एंडिंग कैसा होता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सो यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में ना शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत दिखेगी। प्रॉब्लम पहला ये है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करना होगा। हमें इन द सेंस बहुत सारे कैटेगरी के लोगों को, उनका क्या होता है कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट इस साल उन्होंने गेन कर लिया है, बट उतना ज्यादा टैक्स तो नहीं भरना है उनको। तो लोग क्या करेंगे कि 10 लाख लॉस भी बुक करेंगे, 5 लाख लॉस बुक करेंगे, 7 लाख लॉस बुक करेंगे, वही स्टॉक फिर से बाय करेंगे, विच इज कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। 10 लाख प्रॉफिट हुआ, 10 लाख लॉस हुआ, 0 टैक्स। 10 लाख लॉस हुआ, 15 लाख प्रॉफिट हुआ, 5 लाख पे ही आपको प्रॉफिट भरना होगा या प्रॉफिट पे टैक्स भरना होगा, क्योंकि 15 लाख में से 10 लाख माइनस हो जाएंगे, सिर्फ 5 लाख पे आपको टैक्स लगने वाला है, विच इज कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। और ये बहुत ज्यादा इस महीने के अंदर होता है। बहुत सारी पोजीशंस थी वो वाइंड अप करनी पड़ी, बहुत सारे लोग दबा के शॉर्ट कर रहे थे, वो सब फंस चुके हैं इस मार्केट के अंदर। सो प्लीज दिमाग में फिट रखना कि एक व्यू से मैं बोलूंगा अरे भाई साहब कल से मार्केट ऊपर जाएगा, कल से मार्केट नीचे जाएगा, नहीं, ये कोई माइका लाल नहीं बता सकता। इसके पीछे का रीजन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट विल बी ड्रिवन बाय ओनली एंड ओनली मनी। सिर्फ पैसा मार्केट को चलाता है, बाकी कोई नहीं चलाता। कोई न्यूज, कोई सेंटीमेंट एक शॉर्ट टर्म का झोल होता है। आज न्यूज आ गई, चलो 2-5 मिनट के लिए इधर उधर, एक दिन के लिए मार्केट इधर उधर, बट कल अगर मैं दबा के पैसा लगाना शुरू कर देता हूं, तुम कितनी भी बुरी न्यूज फैलाओ, मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैं मतलब उतना ज्यादा आज के दिन तो पैसा नहीं है, बट एक दिन आएगा कि मार्केट हमारा पैसा लगाने के बाद मूवमेंट करना शुरू करेगा। और वो गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले 15 साल रुको, वो भी करके दिखाएंगे कि जहां पे लगाएंगे वहां मार्केट दौड़ाएंगे। वो भी टाइम आएगा अपना। बट फिलहाल सिंपल, जिसके पास पैसा है उसके पास मार्केट की ग्रोथ है, सिंपल है, वही बता सकता है मार्केट कहां जा रहा है। सो कमेंट में स्पेकुलेशन करना बंद करो कि ये वीडियो पे टाइटल ये दिया, थंबनेल ये दिया। मैं बिल्कुल नहीं देता हूं, ये सारी मेरी टीम देखती है। जो भी ब्लेम करना है उन्हें करो, मुझे गालियां मत दो कमेंट बॉक्स में। जो टाइटल देना होता है, थंबनेल देना होता है, हमारी टीम डिजाइन करती है। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें होता यह है कि यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके हिसाब से चीजें डिजाइन करी जाती है। सो सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की न्यूज क्या है। पॉजिटिव है, थंबनेल पॉजिटिव दिखेगा। न्यूज नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेगा। बातें हम वीडियोस के अंदर क्या कर रहे हैं, आज के दिन से ये सारा ब्लेम आपके ऊपर आने वाला है, बिकॉज वीडियो बनेगा आपके कमेंट के ऊपर। सो आपने जो पॉजिटिव कमेंट किया उसके ऊपर हम डिस्कस पॉजिटिव लिंक पे कर रहे हैं, तो पॉजिटिव थंबनेल टाइटल आएगा। अगर आपने बहुत सारे कमेंट निगेटिव करे हैं निगेटिव टॉपिक पे, तो हम निगेटिव डिस्कशन करेंगे, थंबनेल निगेटिव होगा। सो बी केयरफुल जब भी आप कमेंट करोगे, और कमेंट करना मत भूलना, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करना। चलो फिर घुसते हैं आईटी के अंदर। आईटी में सिंपल एक चीज याद रखना, इंडिया की जो भी आईटी कंपनीज है वो काम करती है यूएस के अंदर। अब यूएस के अंदर जो भी उनका काम होता है वो कौन सा काम होता है, सिंपल है, वो बीएफएसआई को मेजरली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। बी बैंकिंग, एफ फाइनेंशियल, एस सर्विसेज, आई इंश्योरेंस। इन सेगमेंट में इनका बहुत ज्यादा काम होता है। अब ये सेगमेंट जो है ना वो उनको परेशान कर सकता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो दिमाग से हटा दो भाई साहब। लोगों को सिंपली ये लग रहा है कि भाई साहब टैरिफ बढ़ेंगे, ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, आईटी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, 80% रेवेन्यू वहां से आता है, इस वजह से आईटी कंपनियां गड्ढे में जाएगी। दिमाग से निकाल दो, सिंपल लॉजिक है। पहला कारण बढ़ चुका है,
नीचे आएगा। फास्ट गया है, फास्ट नीचे आएगा। टाइम हुआ है, टाइम करेक्शन आएगा। न्यूज आई है, निगेटिव है, न्यूज करेक्शन आएगी। बट ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, समझो बात को। कभी भी सब कुछ बढ़िया होगा तो भी मार्केट में आपको कंटिन्यूअस अप ट्रेंड नहीं दिख जाता। वारी रिन्यूएबल भाई साहब रुकेगा नहीं, ऐसा स्टॉक है 500 साल चलेगा। भाई साहब 5 साल नहीं चल पाया, क्या करोगे? गिर गया ना, होता ही है। कोई भी कंपनी, मैं इस कंपनी को अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, टाटा मोटर्स, टाटा की कंपनी आई ना नीचे भाई साहब। रिलायंस, रिलायंस की कंपनी कभी नीचे नहीं आएगी। रिलायंस भी डाउन है ना आज के दिन। टीसीएस सबसे बढ़िया बिजनेस है, मेरा भी फेवरेट बिजनेस है टीसीएस, वन ऑफ द फेवरेट आईटी कंपनी का बिजनेस अब मैं मानता हूं कि टीसीएस है। बहुत बढ़िया उन्होंने खुद को मेंटेन किया है, उनके प्रमोटर को बहुत ज्यादा मैं एडमायर करता हूं, उनके बहुत सारे स्पीचेस मैंने सुने हैं। कहने का मतलब सिंपल है भाई साहब, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी किसी को भी लो, डाउन है। बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट वैसे वर्क हो रहे हैं तो वैसे ही होगा। एंड ऑफ द डे बीएफएसआई सेगमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग सेगमेंट। अगर थोड़ा कुछ इधर उधर इकोनॉमी में हो जाता है, इंश्योरेंस करना बंद कर देंगे क्या लोग? आप कार इंश्योरेंस बंद करोगे, बाइक इंश्योरेंस बंद करोगे। इंडिया में इतना ज्यादा इंश्योरेंस नहीं होता है, बट फॉरेन कंट्रीज में इंश्योरेंस इज अ मस्ट। विदाउट इंश्योरेंस कुछ कर नहीं पाते हो भाई साहब, जेल तक हो सकती है, इतने स्ट्रिक्ट रूल है वहां पे। सो बीएफएसआई इंडस्ट्री बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है वहां पे, तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडियन कंपनीज का काम है। और इंडिया से सस्ता कोई आईटी बना नहीं सकता, इंडिया से सस्ती मैन पावर कहीं मिल नहीं सकती। इंडिया जितनी आईटी मैन पावर प्रोड्यूस करने वाली दूसरी कोई कंट्री नहीं है। मतलब जो इंडिया में इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, आईटी इंजीनियर्स बोलो या जो भी बीएससी है, बीसीएस वाले लोग वगैरह है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं और उनका जो वॉल्यूम है उतना ज्यादा कहीं पे नहीं है। सो सिंपल वर्ड्स में, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया विल बी अ किंग इन आईटी सेक्टर और रहेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बट दुख इसी बात का है कि इंडियन लोग बाहर जाते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वहां पे बनता है डीप सीक, वहां पे बनता है जीपीटी, और इंडिया में कुछ नहीं बन पाता है। यहाँ पे नाम आता है, कोई कुणाल कामरा कुछ बोल देता है, उसके ऊपर कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन शुरू होता है। तो ये सारी चीजें ना प्रॉब्लमेटिक है। चलो छोड़ दो, उन बातों में हमें नहीं जाना है, हमें डिस्कस करना है बड़े बड़े बिजनेस के बारे में। अगली कमेंट है आमिर जी की, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। उनका मानना यह है कि वोडाफोन अगला हीरा बन सकता है। भाई साहब सीधा हीरा बोल दिया आपने, बढ़िया। वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है सर, आपका व्यू इसके ऊपर क्या है? कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिंपली मैं बोल देता हूं, कंपनी के ऊपर हेवी डेट हो चुका है। इनका जो कमेंट है हीरा है, हीरे का स्पेलिंग AGR, हीरा बोल सकते हो आप। AGR का मतलब क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सिंपल लॉजिक में मैं बता देता हूं कि ड्यू होता है, आपको गवर्नमेंट को देना होता है। ये पैसा अगर आप गवर्नमेंट को नहीं देते तो गड़बड़ हो सकती है। आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को देना बाकी है और वो नहीं दिया तो ये लोग फंस सकते हैं। आज के दिन इन्होंने क्या किया कि जो पुराना डेट था उसमें इन्होंने पैसा ना देते हुए सीधा गवर्नमेंट को इक्विटी दे दी। बाद में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई साहब बचा हुआ जो अमाउंट है माफ कर दो। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको डिओपॉली नहीं करनी है, मतलब जियो को और एयरटेल को बड़ा नहीं बनाना है, हमें भी बड़ा बनाना है, अदर भी कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आपको रखने हैं। अगर दोनों रह जाएंगे ना, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आगे जाएंगे, उसके साथ साथ सिर्फ दोनों के मर्जी से काम होगा, बाकी सारी कंपनियां तो चली गई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। ये सारी चीजें उन्होंने बोल रखी थी, या गवर्नमेंट का भी वही मानना है, इसीलिए आज तक वोडाफोन आइडिया चल रहा है। अदरवाइज कब का बैंकरप्ट हो चुका होता। अगर इस वक्त सिंधिया जी की सुने तो सिंधिया जी ने सीधा कहा कि हमारा काम कोई कंपनी चलाना नहीं है और हमारा वो आउटलुक ही नहीं है। तुम कंपनी चला रहे हो, तुम्हारा ड्यूज है, हमें बकायदा वो पे करना होगा। हम किसी भी तरीके की राहत आपको नहीं देंगे, ना हम इसमें कोई आपको थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे। सो आज के दिन कंपनी ये बोल रही है कि आप एक काम करो, हमारे जो स्टेक है वो आप ले लो। इसका मतलब सिंपल है कि हम जो आपको पैसा देने वाले हैं उसके बदले में आप हमारे शेयर्स बाय कर लो। अब मजेदार चीज ये है कि ऑलरेडी 22.6% उनके पास है। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास है आज के दिन वोडाफोन आइडिया का। मतलब अगर ये चाहे तो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एमटीएनएल कर रहे हैं, जैसे कि बीएसएनएल को भी कर रहे हैं। बट बीएसएनएल को 1-1 लाख 1.5 लाख करोड़ हर साल देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, बहुत बड़ी बात है। अगर वही उनको अच्छे से रन करना नहीं आ रहा है, बीच में न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया के अब ओनर चेंज होंगे, गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेगा वोडाफोन आइडिया को और खुद चलाने की कोशिश करेगा। इतना आसान नहीं है भाई साहब, गवर्नमेंट का काम होता है सरकार चलाना, गवर्नमेंट चलाना, राइट। ये सारी व्यवस्था अच्छे से चले उतना ही काम उनका होता है। बाकी ये फालतू के झमेले में उनको नहीं आना चाहिए और गवर्नमेंट आएगा भी नहीं, क्योंकि उनको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोला यह जा रहा है कि अगर इन्होंने स्टेक लेने के लिए हाँ कर दी, अब एक चीज मुझे बताइए कि स्टेक ले लिया, गवर्नमेंट क्या करता है, ये सब सारी चीजें जो वसूल करता है आपसे, वसूल मैं बोला वसूल करता है, आपके इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, फिर वो सारे स्कीम रन करेंगे, रोड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। बट यहाँ पे सारी कंपनियां बोलेंगी, अब मैं कल मोदी साहब को बोलूंगा, मोदी साहब मार्च अब आ रहा है, आप टैक्स मांगोगे, एक काम करो, कितना टैक्स हुआ है, इतना इतना हुआ है, तो एक काम कर दे, मेरे कंपनी की 1% आप ले लो, ऐसे चलेगा? भाई साहब बेचेंगे कब, लिक्विड कैसे करेंगे उसको? आज के दिन अगर 22.6% आपके पास है, उसमें से 1% भी बेचोगे ना, इतने बड़े बड़े लोअर सर्किट वोडाफोन आइडिया में लगेंगे कि भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा। और 5-10% अगर ये निकाल लेंगे मार्केट में, जीरो हो जाएगा स्टॉक, जीरो में बात कर रहा हूं, मतलब कोई लेने वाला ही नहीं होगा इसको, इतना तगड़ा गिरेगा ये। और आप बोलोगे कि नहीं इसमें क्या होता है ना, बल्क डील होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, वहां पे बल्क डील होती है, कौन लेगा भाई साहब बल्क डील में इसको? इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, और ज्यादा स्टेक ले लो, और ज्यादा अगर बिना पैसे का इन्होंने सीधा स्टेक ले लिया, जो भी एजीआर ड्यूज है उसका, तो 49% की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास आएगी, मतलब ऑलमोस्ट ये लोग प्रमोटर बन जाएंगे, ऑलरेडी बन चुके हैं, बट पूरा कंपनी इनके कब्जे में आ जाएगी और बोला जाएगा कि भाई तेरी कंपनी है, तू देख ले, पैसा चाहिए तेरे को, प्रमोटर कौन है, तू ही तो है, खुद से ही मांग लो, यही होने वाला है आगे जाके। बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि थर्ड एक कॉम्पिटिटर यहाँ पे होना चाहिए, डिओपॉली बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। बीएसएनएल उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा है, मे भी हो सकता है कि ये बीएसएनएल के साथ जुड़ जाए, 3 कंपनियां गवर्नमेंट एक कर दे, मतलब आइडिया होगा, उसके साथ वोडाफोन होगा, उसके साथ बीएसएनएल भी होगा, सबको मर्ज करा करा के मरने वाली सारी कंपनियां धीरे धीरे, उनको मरने वाले को तिनके का आधार बोला जाता है ना, वैसे ही कुछ करके इनको चलाया जाएगा। आई होप सो कि वैसे हुआ तो भी ठीक है, देखते हैं तीनों का मर्जर हो गया तो भी क्या होता है, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने सुनी नहीं है कहीं पे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आगे जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये जो ऐसे स्टॉक होते हैं ना, वही आपके पोर्टफोलियो को मेजर डेंट पहुंचाते हैं, जहां पे एक्चुअल सेल्स ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है, बढ़िया बिजनेस नहीं है, प्रमोटर का विजन, मिशन और कंपनी की करंट बैलेंस शीट बढ़िया नहीं है, तो डेफिनेटली रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको बढ़िया स्टॉक पिक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम करते हैं रीबैलेंसिंग। अगर आपने रीबैलेंस नहीं किया होगा तो प्लीज रीबैलेंस कर लेना। जो भी ऑफलाइन इन्वेस्टर है हमारे, इस नंबर को कॉल कर लेना, ऑलरेडी मेल आपको जा चुका है। अगर कोई क्वेरी है आप यहाँ पे कॉल करके समझ सकते हो, नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज कुछ फंड में मिल रही है, चूज करो, पिक करो और इन्वेस्ट करना शुरू करो आज के ही दिन। अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको दे देंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, 100% फ्री कोर्स। अगर आपने हमारे यहाँ एक डीमैट अकाउंट खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर है, कॉल करके एक डीमैट अकाउंट खोल लेना और फ्री कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।